Hi everyone, welcome to Study IAS. Very good morning to all of you guys. मैं अंकिता जिंदल और 8 मार्च 2022 के जो न्यूज़ एनालिसिस है वो आप लोगों के सामने मैं लेकर आ गई हूँ। डेली 7 AM हम लोग इस सेशन को कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और एडिटोरियल को कवर अप करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप आप लोगों के लिए लेकर आए जहाँ पे आप 15 करोड़ तक का प्राइज जो है वो अर्न कर सकते हो। कोड यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा स्टडी आईएएस। 27 मार्च को ये टेस्ट होगा एंड आप लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ है, आप 7 डेज के लिए से जो है विन कर सकते हो। 1 लाख के अमेजन वाउचर्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ गाइज 18 मंथ का कॉम्बो आप लोगों को मिल रहा है यूपीएससी सीएससी 23 को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे 22% ऑफ मिलता है प्लस कॉम्बो के साथ एंड स्टडी एस रेफरल कोड इस्तेमाल करने पर आपको 10% ऑफ मिलता है, तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज अवर रेफरल कोड। प्रीलिम्स और सी सेट की जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को मिल रही है सो दैट कि आप प्रीलिम्स की तैयारी एक अच्छी तरीके से कर सकें। 50% ऑफ है, वैलिडिटी बहुत ही लिमिटेड है, तो आप लोग इन्हें जल्दी से इनरोल कर लें। 9 मार्च यानी कि कल से कुछ नए सुपर बैचेस लॉन्च हो रहे हैं बाय द टॉप एडुकेटर ऑफ अनअकैडमी, तो आप लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों तीनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी है, पर्सनल कोच आपको मिलते हैं, ओपन हाउस विद एडुकेटर, आप लोग इसे जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन टेक द लोन ऑल्सो, जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रेट आपको पे नहीं करना, अप्रूवल भी जल्दी मिल जाता है, पेपर वर्क भी कुछ खास आपका यहाँ पे नहीं होता है। तो जैसे आप लोग जानते हो आज 8 मार्च है और आज का दिन जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वुमेन डे टुडे एंड आज का जो थीम है, हर साल हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और आज का जो थीम है वो है ब्रेक द बायस, हैशटैग ब्रेक द बायस। यहाँ पे हम लोग जेंडर इक्वल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हर चीज हर बुराई से जो है वो बायसनेस स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन से परे है। ठीक है, तो हम भी ऐसा कोशिश करेंगे कि जो इक्वालिटी के अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है 14 to 18, वो सब इंश्योर हम लोग करें। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे एमपीसी के बारे में, तो गाइज इसका आंसर ए होगा, क्योंकि एक तो ये 12 मेंबर बॉडी नहीं होती, 6 मेंबर बॉडी होती है और ये हर साल नहीं होती, हर 5वें साल होती है। थर्ड ऑप्शन आपका ये कहता है कि भाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर है, नो, इट्स चेयर बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई एंड आरबीआई बैंक बेंचमार्क है जो इंटरेस्ट रेट को देखता है, तो दैट्स ट्रू, ए इज द ट्रू आंसर। ठीक है, इसके साथ एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, इंडियन इकोनॉमी एमपीसी का इनमें से कौन सा कंपोनेंट है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट और रेवेन्यू। मैंने आपसे मॉनेटरी पॉलिसी पूछा है, तो पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू तो होगा ही नहीं, है ना। सो 3 4 को एलिमिनेट कर देंगे, तो वी विल हैव अ ए और सी ऑप्शन। तो बैंक रेट तो पक्का होता है और ओपन मार्केट भी होता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो आरबीआई का उद्देश्य होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो, ना बहुत ज्यादा श्रिंक हो। इसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट और वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं आरबीआई, तो उनमें से एक बैंक रेट और एक ओएमओ दोनों रहते हैं। सो 1 2 विल बी द आंसर, सी इज योर आंसर। आज में सबसे पहले जो अपने सामने न्यूज आती है वो ये है कि जो मोदी है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे लोगों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन और रशिया से काफी ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया है। राइट, एक जगह है जो सुमी, जो यूक्रेन में है बट वो रशिया बॉर्डर करती है, वो ज्यादा खतरनाक जगह है क्योंकि ज्यादा अटैक हुए हैं, तो हमने वहां से भी करीबन 17,000 लोगों को, नहीं सॉरी, करीबन 500 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने वहां से इवैक्यूएट कर लिया है। इवन अब तक हम लोग 17,000 से भी ज्यादा लोग जो है वहां से छुड़ा चुके हैं, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी रहती है। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा, अगर आप फॉरेन सर्विसेज में जाते हो और आपको ये लगता है कि भाई यूक्रेन और रशिया, ठीक है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वर्सेस हो रहा है, तो इसमें इंडिया का इंटरेस्ट किसकी तरफ होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा। हमारी प्रायोरिटी किसकी तरफ रहेगी, क्या रहेगी? पहले हम लोग अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने में हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम इंडिया का इंटरेस्ट देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम लोग अपने जो हिस्ट्री रिलेशन है विद रशिया वो देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या? ठीक है, तो आपको वो मुझे बताना है।
नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने आती है क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है जिसके चलते ऑयल के प्राइसेस काफ़ी उछाल आया है, तो इसमें रुपी का वैल्यू जो है वो श्रिंक हो गया है, सिंक हो गया है अगेंस्ट द डॉलर। जब भी आपके देश में या कहीं पर भी इन्फ्लेशन आता है तो जो आपका रुपी होता है वो वीकन हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है वो हमारी कम हो जाती है महंगाई होने की वजह से। टेकिंग एन एग्जाम्पल, you have 100 rupees. Firstly you will get the 5 kg mangoes in just rupees 100, means the price of the mango is at 20 rupees, right? But after the inflation your price will be hike and the 25 rupees per kg, so you will get only the 4 kg, so there is a less in your purchasing power capacity। तो यहाँ पे 1 किलो जो है वो दिक्कत आ गया है ना, किसके कारण? इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण। आपके रुपी में इतनी पावर नहीं रही है 100 रुपए के नोट में कि वो 5 किलो आम खरीद सकेगा, ठीक है? तो वो एक चीज है, रुपी जो है वो वीकन हो गया है। पिछले 14 सालों में आपको सबसे ज्यादा हाइक दिखा है ये डॉलर का प्राइसेस, और हम जो है वो 77 पे अभी पहुंच गए हैं। मंडे को ये जो रेट है वो 76.93 पे बंद हुआ है, 76.93 पे, तो जो कि हमारे लिए समस्या हो जाएगा। इससे क्या होगा गाइस? इसके जो रीजन है, रीजन एक सबसे एक ही रीजन है मेन, तो क्योंकि यूक्रेन और ये रशिया वाला क्राइसिस है, मेन रीजन यही आता है कि इसकी वजह से ही जो रुपी है वो वीक हुआ है। दूसरी चीज, ऑयल की सप्लाई थोड़ा वीक हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, डिमांड तो होती ही है, दैट लेड टू द प्राइस हाइक इन द प्राइसेस, ठीक है? उसके चलते सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पर लगी हैं, ऑन रशिया, क्योंकि उन्होंने जो है आक्रमण किया यूक्रेन में, जिसके चलते उन पे रशिया पर जो है वो सैंक्शन लगाई गई हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, और भी बहुत सी चीजें होती हैं प्राइस हाइक होने की वजह से, ठीक है? अब क्या होगा, $1 में 77 रुपीज आपको मिल रहे, पहले $1 में आपको लेट से 70 रुपीज मिल रहे थे, ठीक है? अब आप जो चीज इंपोर्ट करोगे, जो चीज पहले आपको 70 रुपए में मिल रही थी, अब वही चीज आपको 77 रुपए में मिल रही है। इम्पोर्ट विल बी कॉस्टली, महंगे हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है? एंड एक्सपोर्ट विल बी, आपको इस केस में एक्सपोर्ट का क्या होगा, आपके लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल होते हैं इस समय में, बट हमारी जैसी कंट्री के लिए ज्यादा नहीं रहेंगे, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोर्ट लेड कंट्री, वी आर इम्पोर्ट लेड कंट्री। इसलिए हमारी जैसी कंट्री के लिए सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट में आपको वही चीज में पहले आपको 70 रुपए मिल रहे थे, अब आपको उसी चीज के लिए 77 रुपए मिल रहे हैं, तो आपके लिए वो जो सिचुएशन है थोड़ा बेनिफिशियल रहती है। But as we take into the India in context of India, because we are not export led country, हम import led country हैं, हमारा कितनी ज्यादा चीजें import हो रहे हैं, जिसके चलते हम लोग क्या, हमारे लिए थोड़ा सा ये महंगा ऑप्शन जो है वो रहेगा। समझ गए? समझ गए? इस केस में आरबीआई क्या कर सकता है जब रुपी जो है वो वीकन हो रहा है? एक तो वो अपने जो फॉरेन रिजर्व है उनको थोड़ा सा देख सकता है, ठीक है? फॉरेन रिजर्व को देख सकता है, क्योंकि लोग जो है ज्यादा मतलब कन्वर्ट करा रहे होंगे इस वजह से। या दूसरा, बैंक रेट वगैरह में थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, जिसके चलते हमारे देश में मनी सप्लाई को कम ना किया जाए, कम ना हो, जिसके चलते क्या होगा, मनी सप्लाई अगर कम नहीं होगी, लोगों के पास पैसा होगा, तो इतनी ज्यादा मारामारी वाली सिचुएशन नहीं होगी। गवर्नमेंट इस कंटेक्स्ट में क्या कर सकती है, एक तो अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें GS2 के अकॉर्डिंग, तो वो पीसफुल नेगोशिएशन करा सकती है अगर पॉसिबल होता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो कि अपनी गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है। दूसरी तरफ जो है, हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, कुछ समय तक अगर हम उन्हें ही इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, तो महंगाई का बोझ हम पे नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज क्या है, हम इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, एडिबल ऑयल पे फोकस करते हैं, हाइड्रोजन पे या फिर एथेनॉल पे ज्यादा रिलाई कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है, काउज इरप्ट इन द वेस्ट बंगाल असेंबली। ये आज ही नहीं, काफी दिनों से हो रहा है। वेस्ट बंगाल की असेंबली में जो गवर्नर और सीएम का प्रॉब्लम चल रहा है, ये दोनों डिफरेंट पार्टी से हैं, तो ये चलना भी संभव है। तो गवर्नर जो है वो एड्रेस करने से मना कर दिए, जो सीएम है वो कहते हैं कि भाई करना पड़ेगा तुम्हें एंड ऑल, वो सब चीजें होते हैं, ठीक है?
आज क्या हुआ, मतलब कल के दिन क्या हुआ, गवर्नर अपना एड्रेस कर रहे थे मीटिंग को, बट किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने बहुत ही जल्दी उसको एंड कर दिया, जिसकी वजह से जो सीएम है उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि भाई अपना एड्रेस तुम रोको मत, इसको कंटिन्यू करिए। वहाँ के एमएलए एमएलसी जो भी हैं उन सब ने रिक्वेस्ट यहाँ पे की है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, ये सीएम का कहना है। कारण क्या है, क्योंकि जो गवर्नर साहब है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संविधानिक सीट है वो, और ऐसा कुछ भी होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का होना लाजमी होता है। गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो सीएम प्लस सीओएम कह देंगे तो उन्हें वो करना होता है, और ये एड एंड एडवाइस जरूर होता है फ्रॉम साइड ऑफ द सीएम प्लस यूएम, बट वो बाउंड होता है गवर्नर के ऊपर। ठीक है, गवर्नर ऐसा दो कंडीशन में नहीं कर सकते, या तो जब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू हो रखा हो, या फिर जब उन्हें ये लगे कि सीएम मेजोरिटी में नहीं है, तो दो कंडीशन ऐसी हो सकती है। Leader of the opposition said the BJP respect the office of the governor, but the address had been written by the CM Mamata Banerjee, which was a BJP legislator, were protesting against. प्रोटेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, नाउ यू प्लीज टेल मी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। सीएम और गवर्नर, ये दो रिलेशन इस साल काफी न्यूज में रहे हैं, एक और न्यूज इसके सामने आती है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी गवर्नर साहब ने 2 ही मिनट का एड्रेस किया था और उन्होंने एंड कर दिया था, वो भी प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा था। थर्ड थिंग, अब आज के दिन ही आती है आंध्र प्रदेश में, जब गवर्नर बजट सेशन वहां पे हो रहा था एंड गवर्नर प्रिसाइड कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे दोनों हाउसेस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी। नाउ लेट मी नो वन थिंग गाइज, is legislative council is established in all the state, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में है? अगर आंसर यस है तो ठीक है, अगर आंसर नो है तो ये बताना है कि कौन से स्टेट में, विच स्टेट में है। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये बताना है। चलिए, तो एक ये वाली चीज होगी। वन मोर क्वेश्चन आई हैव फॉर यू गाइस कि एट विच टाइम, एट व्हाट टाइम गवर्नर address the joint session of house। ठीक है, ज्वाइंट सेशन करते हैं, कौन से समय होता है, कौन कौन सा समय होता है जब गवर्नर जो है ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको बताऊं, बजट सेशन के अंदर गवर्नर जो है वो एड्रेस कर रहे थे ज्वाइंट सेशन को, जिसके चलते क्या हुआ कि जो अपोजिशन के बंदे हैं और जो तेलुगु देशम पार्टी के लोग हैं वो जो नॉइस है, रकस है, वो क्रिएट यहाँ पे करने लगे, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रिस्पेक्ट करने वाली बात नहीं थी। ठीक है, वो रिलीजियसली फेलिंग इन द प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो अब यहाँ पे एलिज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपने संवैधानिक जो बॉडी है उनको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। फाइन, तो मैं जूम कर दे रही हूँ। टीडीपी रोज टू देयर फीट विद द डिमांड दैट द गवर्नर शुड गो बैक, और यहाँ पे गवर्नर शुड गो बैक के नारे जो है वो लगाए गए थे। इवन एज आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी वाज गेस्टिकुलेटिंग एट देम फॉर द क्रिएटिंग द फुरोरी, तो उन्होंने भी ये चीज देखा कि भाई यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा हंगामा जो है वो क्रिएट हो रखा है। स्लोगन कई 15 मिनट तक चले लगातार कि भाई द गवर्नर शुड गो बैक, इस तरीके के स्लोगन लगातार 15 मिनट तक जो है वो चले हैं। Opposition के leaders tore hard copy of the governor speech and threw them around while the treasury bench maintained the calm, और यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं शांति बनाए रखें और वो सब चीजें हो रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस तरीके से गवर्नर के एड्रेस को बीच में डिस्टर्ब करना, इट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गवर्नर ने फिलहाल अपनी स्पीच को कंटिन्यू किया, बाद में बिजनेस ऑफ एडवाइजरी कमेटी ने भी डिसाइड किया सेशन के एजेंडा, सीएम ने एक्सप्रेस किया डिस्प्लेजर कि भाई इस तरीके से जो अपोजिशन पार्टी का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था, एंड इट्स नॉट राइट फॉर यू टू इंसल्ट एन एल्डरली पर्सन लाइक द गवर्नर। आई इट नेवर हैपन इन द पास्ट। जो जगन मोहन रेड्डी उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि जब गवर्नर एड्रेस कर रहे हो उस समय पे इस तरीके का एलिगेशन लगाना, इन गवर्नर शुड गो बैक, ऐसे नारे लगाना बिल्कुल भी ठीक जो है वो नहीं है। अगर ऐसा होता है सो इट वुड बी ट्रीटेड एज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, समझ गए।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर के रोल कॉलिंग एन असेंबली सेशन। अगर देखो, अगर बजट सेशन है ना, तो बजट सेशन के पहले दिन, साल का पहला सेशन रहता है, तो उसका जो फर्स्ट डे होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट की इन द सेंटर और गवर्नर की इन द स्टेट कि भाई वो दोनों सेशन को इकट्ठा बुलाए। दोनों सेशन मतलब दोनों हाउस को, काउंसिल को भी और असेंबली को भी, अगर काउंसिल है तो उनको बुलाए और इकट्ठा बिठा के उनको कन्वीन करके उनको प्रिसाइड करे, एड्रेस करे। ठीक है, जब उनको बुला दिया तो उसके बाद वो गवर्नर साहब अपना एड्रेस करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ही इज नॉट गोइंग टू सिट इन द हाउस बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नर एक और समय पे एड्रेस करते हैं, जब नई असेंबली चुनकर आती है, जब नई लेजिस्लेटिव असेंबली चुनकर आती है, तो उनको वेलकम करने के लिए भी उस समय पर भी गवर्नर जो है वो प्रिसाइड करते हैं या एड्रेस करते हैं हाउस को। ठीक है, और फिर नए लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को चुनाव करके वो वहां से निकल जाते हैं। गॉट माई पॉइंट। आर्टिकल 174 ये कहता है कि गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे उनको समन करना होता है, जब भी अगर सही समय लगता है राज्य को कोई भी जरूरी मामला है तो उन्हें बुलाना पड़ता है। ठीक है, ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ, 6 महीने में एक बार आ जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर 3 सेशन हो जाने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 163 ये कहता है कि आप ऐसा तब करते हो जब सीएम प्लस सीओएम यानी कि कैबिनेट एड और एडवाइस आपको करती है, आप ऐसा करते हो। ठीक है, आप खुद से समन नहीं कर सकते हो, आपको एडवाइस भी ही करना होगा। और अगर सीएम और सीएम ने एडवाइस कर दिया तो आपके ऊपर ये बाउंड नहीं होता। इन द टू सर्कमस्टांसेस आपके पास रिलैक्सेशन होती है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इज दैट ऑल थिंग्स क्लियर टू एवरीवन? सो हिट द लाइक बटन गाइस। यहाँ पे एक नेक्स्ट न्यूज अपने सामने, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस हुआ कि जो उर्दू है वो एक सेकेंड लैंग्वेज रहेगी। वहां पे बोल रहे हैं कि तेलुगु के बाद जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज रहेगी वो हम लोग उर्दू को लेकर आएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की मीटिंग सीएम जो है वो चेयर करते हुए उन्होंने बोला कि हम लोग लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करेंगे जिसके चलते जो सेकेंड जो लैंग्वेज है वो हमारी तेलुगु रहेगी। इसके साथ एक और चीज इन लोगों ने डिसाइड किया, द रेजिंग द रिटायरमेंट एज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉज, 60 से 62 तक के जो एम्प्लॉज की रिटायरमेंट एज है उसको भी आगे बढ़ाने की जो है वो यहाँ पे बात की गई है। फाइनली जब होगा तब हम लोग देख लेंगे कि वहां पे रिटायरमेंट एज क्या है, फिलहाल के लिए वो 60 ही है। नेक्स्ट हमारे सामने, गवर्नमेंट फी फॉर हाफ ऑफ द प्राइवेट मेडिकल सीट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जो पुअर चिल्ड्रन है उनके बेनिफिट के लिए डिसीजन लिया गया है जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र ये जो स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि आपकी पॉकेट एक्सपेंसेस को कम कर दिया जाए। मेडिकल मेडिकल जो वो होती है, क्या बोलते हैं, दवाइयाँ एंड ऑल वो सब चीजें होती हैं, उस पे आपका जो खर्चा है वो एक बड़ी तादाद में होता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का ये इनिशिएटिव था कि भाई आपके पॉकेट एक्सपेंसेस को कम किया जाए, इसीलिए जन औषधि योजना एक प्रोग्राम जो है वो लेकर आया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड द फर्टिलाइजर। उद्देश्य ये था कि आपको औषधि केंद्र के अंदर जो दवाइयां हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे और क्वालिटी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, इनिशियली इट वाज लॉन्च इन द 2008 और बाद में 2015 में इसको दोबारा से वो कर दिया गया था। कौन इसकी बॉडी कौन है? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। फीचर्स इस स्कीम के क्या क्या है? एक तो आपको क्वालिटी मेडिसिन मिलेंगी, जेनरिक मेडिसिन मिलेंगी, पॉकेट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, अवेयरनेस इसके बारे में जागरूकता जो है वो फैलाई जाएगी, प्राइवेट सेक्टर उन सबको कैरी किया जाएगा, एनजीओ को सबको मतलब इकट्ठा लेके आप एक वाइड लेवल, एक पैन लेवल इंडिया पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे। जेनरिक मेडिसिन जो है बेटर हेल्थ केयर आपको अवेलेबल कराती है, लो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है, तो ये थेरापेटिक मेडिसिन ये सब चीजें भी आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो जो आज के दिन न्यूज आती है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट करते हैं जन औषधि केंद्र से और बेनिफिशियरी जो है उनसे, ताकि पता चले कि भाई तुम लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो मिडिल क्लास है कैन बी ग्रेट एम्बेसडर फॉर दिस स्कीम। ही ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द मिडल एंड लोअर इनकम। मिडल और लोअर इनकम जो क्लास होती है उनपे फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा दिक्कत करती है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है वो बात की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट न्यूज आती है, प्लान टू ब्रिंग 4 लाख गर्ल्स बैक टू द स्कूल।
आईसीजी के जो डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री है, उनका ये कहना है कि 14 से 18 साल की जो उम्र की लड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्किप कर जाते हैं स्कूल से, और 11 से 14 साल तक की जो न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी टू एक्सक्लूड चिल्ड्रन एज 11 टू 14, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो अब प्लान ये है कि 4 लाख नई 4 लाख जो लड़कियां हैं, चाहे उन्होंने स्किप किया हो, चाहे उनको हटाया गया हो, जो भी चीज़ है, उनको बैक टू स्कूल हम लोग जो है वो यहाँ पे लेकर आएँगे। ठीक है? द सेंटर लॉन्च करा बैक टू स्कूल कैंपेन एटलीस्ट 4 लाख यंग वुमेन को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नया ये सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है। इसके बारे में मैं बता दूं तो 2022 के बजट में भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बोला था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ एक दो स्कीम इसके लिए लॉन्च की थी, एक सक्षम वगैरह करके थी, और एक दो और थी, एक मिनट में बताती हूँ आपको। हाँ, एक थी नारी शक्ति करके थी, एक अमृत काल एक जो है वो आपको स्कीम देखने को मिली थी, जिसके तहत था क्या कि भाई अमृत काल हो गया, ताकि जो मिनिस्ट्री और डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी स्कीम आते हैं उसको अच्छे से आप लोग डेवलप करें। नारी शक्ति और ब्राइट फ्यूचर वुमेन लेड एम्पावरमेंट को जो आप इंश्योर यहाँ पे करें। सक्षम आंगनवाड़ी नई जनरेशन आंगनवाड़ी है, जो कि नया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल कराता है, ऑडियो विजिबल विजुअल सब कुछ यहाँ पे जो है वो अच्छी चीजें अवेलेबल कराता है। तो हमारे इस साल के बजट में भी ये चीज जो है वो आई थी। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया वुमेन डे के ऊपर, और वैसे भी ये आंगनवाड़ी वाली न्यूज़ आपके लिए थोड़ा-सा अच्छी रह जाएगी। नया सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम आई है, जहाँ पे दीज़ गर्ल 11 से 14 विल नो लॉन्गर रिसीव आंगनवाड़ी सपोर्ट, तो फोकस शिफ्ट जो है वो इन पे किया जाएगा। ठीक है? कैंपेन एनरोल है स्कूल के अंदर, ताकि आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सपोर्टेड बाय ट्रैकिंग सिस्टम इन सब से जो है वो जुड़ जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ आंगनवाड़ी क्या है, प्लीज आप इसको यहाँ से कवर अप कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने आती है, लेबर मिनिस्ट्री डोनेट अ पेंशन स्कीम। जो लेबर मिनिस्ट्री है, उन्होंने डोनेट अ पेंशन इस स्कीम को लॉन्च यहाँ पे किया है अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योजना। इसके तहत रहकर उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया है। मूव इसलिए है ताकि जो हमारा स्टाफ होता है, लेबर्स होते हैं, उनको और भी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा, पेंशन फंड मिल जाएगा, और उनकी लाइफ जो है और भी ज्यादा ईज हो जाएगी। ठीक है? सो यहाँ पे भूपेंद्र यादव ट्वीट करके बोला लॉन्च, उन्होंने बोला है कि लॉन्च डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम एट माय रेजिडेंस बाय डोनेटिंग टू द गार्डनर। एक इनिशिएटिव है पेंशन स्कीम का, जहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं एक प्रीमियम कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर इमीडिएट सपोर्ट सच एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स। इसके अंदर क्या है, जैसे हमारे घर में जो डोमेस्टिक वर्कर है, काम करने वाले ड्राइवर हैं हमारे, हेल्पर्स हैं हमारे, उनको हम लोग एक पेंशन फंड दे सकते हैं। ठीक है? जो कि उनको हेल्प करेगा। फाइन। सो एक कोई भी हम लोग कंट्रीब्यूशन कुछ भी चीज जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, तो इट विल गिव अ वेरी बिग स्माइल ऑन देयर फेस। तो वो चीज अच्छी होगी, है ना? कई बार हम लोग एक एड भी आती है ना, डेयरी मिल्क की आती है कि शांताबाई वाली, सुनी हुई होगी, है ना? आए दिन आती रहती है हर चीज के बाद। तो ऐसे करके वी विल गॉट द टू मच बिग स्माइल्स। तो वो एक चीज है जो आपको देखने को मिलेगी। रेस्ट ये मानधन स्कीम के तहत जो है वो कवर होगी। लेबर मिनिस्ट्री इसको कर रहे हैं कि एनी सिटीजन टू पे द प्रीमियम अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो स्कीम है उसके तहत इसको लेकर आया जाएगा। इसके अंदर सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग होंगे, जो कि 18 से 40 उम्र के हैं, जिनकी तनख्वाह 15,000 पर महीने है। ठीक है? और बाकी के और भी लोग जो हैं वो इसके अंदर कैरी होंगे। ये अलाउ करेगा सिटीजन को एक प्रीमियम कंट्रीब्यूशन, आप अपने हेल्पर्स को जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। फाइन। चलो, इज दैट ऑल क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को बोला, कोविड जो एस्पिरेंट थे पिछले साल, जो मेंस नहीं लिख पाए या फिर जो भी इशू था, तो उनको एक और साल दिया जाए, सो दैट कि मेंस उनको जो है वो लिखने का मौका इस बार जो है मिल जाए। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को यूपीएससी 2 वीक टू रिस्पॉन्ड टू अ प्ली फॉर द सेकंड चांस जो है वो दिया गया है, जिन्होंने मेंस एग्जाम आफ्टर हैविंग डायग्नोज कोविड के होते हुए वो मेंस एग्जाम जो है वो नहीं दे सके, उनको एक और चांस देने की बात यहाँ पे की गई है। कोर्ट को अर्ज किया है, गिवन इन अर्लियर डेट ही सबमिटेड द इंटरव्यू वर शेड्यूल्ड इन अप्रैल, तो इस अप्रैल में इंटरव्यू होने वाले हैं।
तो उस अपील के चलते, पिटिशनर की अपील के चलते कोर्ट ने आज किया यूपीएससी से कि भाई एडिशनल अटेम्प्ट दे दो, जो लोग उस समय पे नहीं दे पाए हैं, कुछ उनके पेपर्स वगैरह रह गए हैं, जो भी इशू रहा है, तो आप उनको एक और अटेम्प्ट फिलहाल के लिए यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है। आज एक काम करना है, आफ्टर द सेशन ओवर यूपीएससी के बारे में पढ़ लेना है, 1 पेज का या 2 पेज का ही है मुश्किल से। सो बहुत ही शॉर्ट टाइम आपको लगेगा उसको कवर अप करने के लिए, प्लीज पढ़ लेना। डीडी नाउ इज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको पता है, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में आप लोग बता देना। ये क्या है अभी देखो, इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो प्रसार भारती है, उसने एक एमओयू साइन कर लिया है विद यप टीवी, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ताकि हम लोग जो डीडी इंडिया का जो ब्रॉडकास्ट है या फिर एक्सपेंशन है, वो एक ब्रॉड लेवल तक लेकर आना चाहेंगे, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। डीडी नाउ इज अवेलेबल ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म विद द इन यूनाइटेड स्टेट, यूके, मतलब हर जगह आपको, विदेशों के अंदर भी खूब बड़े लेवल पर आपको ये प्रसार भारती जो है वो देखने को मिलेगा। इससे हमारे कल्चर, हमारा नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑल दी चीज भी जो है वो देश विदेश तक फैल जाएंगी। ठीक है। ये अभी के लिए 190 से ज्यादा कंट्रियों में फैला हुआ है, और इंटरनेशनल व्यू और इंडिया का पर्सपेक्टिव, हमारे इंटरनेशनल, हमारे डोमेस्टिक और ग्लोबल डेवलपमेंट वगैरह को यहाँ पे देख सकेंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज आती है थेयम के बारे में। केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट किया, एनुअल टेम्पल फेस्टिवल है वहाँ पे, थेयम परफॉर्मेंस की, ताकि जो कल्चर, जो टूरिज्म है हमारा, धार्मिक जो टूरिज्म है, उसको और भी ज्यादा प्रमोट किया जा सके, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। थेयम है क्या चीज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये हिस्सा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थेयम एक पॉपुलर रिचुअल फॉर्म है, डांस वर्शिप है, केरल और कर्नाटक के अंदर है ये। कई हजारों साल पहले ये ट्रेडिशन हुआ करता था, रिचुअल या कस्टम थे। थेयम itself as a channel to God and thus seek blessing from the थेयम, यानी कि थेयम मतलब गॉड कह लो एक तरीके से, और ये चैनल होता है गॉड के और एक वर्शिपर के बीच में। ठीक है। ईच थेयम इज a man and a woman or who attain the divine state of performing heroic deeds or leading by virtuous life. Most थेयम are believed to be incarnation of the शिव और शक्ति। तो हमें वैसे भी पता है कि शिव का जो रूप है वो सदर्न इंडिया में है, केरला कर्नाटक की तरफ है। तो ज्यादातर जो थेयम होते हैं वो शिव या शक्ति का ही अवतार होते हैं। फाइन। और ये हिंदुइज्म के देती को प्रचलित करते हैं। इसके साथ 400 थेयम है, और उसमें से कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइप देख लो थेयम के फटाफट से, नॉट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। एक है विष्णु मूर्ति, जो वैष्णव थेयम है, देवतार और विष्णु मूर्ति के नाम से हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। एंड ये भगवान विष्णु की जो कथाएं हैं उनको ये नरेट करते हैं। एक है गुलिक कंद, जो कि यम का इनकारनेशन है, अवतार है, हिंदू गॉड ऑफ द डेथ एंड द जस्टिस। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार गुलियम जो है वो शिव के वॉरियर के इस रूप में जो है काफी उसमें इस्तेमाल होता है या फिर इम्पोर्टेंट है। एक कुटी चत्थन है, जो कि ब्राह्मण कास्ट का एक थेयम है, जो कंसीडर किया जाता है भगवान शिव इन द विष्णु माया के रूप में। तो एक ये चीज भी है जो आप लोग देखेंगे। मूविंग अहेड, मूविंग ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। तो आज ये बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है वो आपका GS3 में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GS3 के एनवायरनमेंट वाले पोर्शन के लिए अच्छा है। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ है जैसे आइलैंड है, इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी तादाद में कोरल रीफ आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो, अनसाइंटिफिक मॉरिसन गवर्नमेंट वांटेड आईपीसीसी टू से ग्रेट बैरियर रीफ नॉट येट इन क्राइसिस। यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का ये कहना है, इंटरनेशनल कह रही हूँ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का ये कहना है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्राइसिस में है, और क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा जो है वो सफर कर रहा है। रिपोर्ट ने कुछ 3 प्रीवियस मास ब्लीचिंग के बाद जो है वो की है 2016 से 20 के बीच में, और ये कहा है कि जो मास ब्लीच हो रही है, मतलब मास लेवल पर कोरल रीफ, कोरल रीफ होते क्या है पहले वो देख लो। ठीक है, मान लो ये पेड़ है, ऐसे पेड़ करके है, तो इसके ऊपर ये जो ऊपर है ना, ये तो इसकी एल्गी होती है, एल्गी होती है, जैसे जूजेंथली आप बोलते हैं, जिससे कि इसमें कलर आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। और जो अंदर की बॉडी होती है वो इसकी स्केलेटन की होती है, व्हाइट कलर की होती है, और उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो है वो चिपक जाते हैं। अगर ये कलर्स वलर्स इस पे से निकल जाए और नीचे का सिर्फ व्हाइट बॉडी आपको दिखे, तो उसको आप लोग ब्लीच के नाम से बोलते हैं, ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रीफ। तो वो यही कह रहे हैं कि जो मास ब्लीचिंग हो रही है वो काफी बड़ी तादाद में हो रही है,
जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ है जो पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की तरफ इतनी बड़ी बाउंड्री बना के जो है वो रिका हुआ है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग बता दिया। आप इस इमेज में देखो, ये रेड कलर का है एंड देन आफ्टर दैट ब्लीचिंग इट टर्न इनटू द व्हाइट कलर। राइट, तो ये चीज होती है। कारण इसका पॉल्यूशन हो गया या सन का टेम्परेचर हो गया, ओवर फिशिंग हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से मास ब्लीचिंग आपको देखने को जो है वो मिल जाती है। ठीक है, फाइंडिंग रिपोर्ट क्या कह रही है कि वार्मिंग ओशन is कॉजिंग फ्रीक्वेंट एंड सीवियर कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ग्लोबल कम्युनिटी लेवल पर हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस लेकर आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। क्लाइमेट चेंज अच्छा है। कोलार्स की बात करें तो वो भी एक्सटिंक्शन का रिस्क है उनका भी। कोलार्स देखे थे ना हमने कुछ दिन पहले, टेम्परेचर के बढ़ने से वो उनकी संख्या कम होती जा रही है, वही यही है। ग्रेट बैरियर रीफ बताया मैंने आपको, 2900 इंडिविजुअल रीफ और 900 आइलैंड है उसके चारों तरफ आपको यहाँ पे मिलते हैं। सबसे बड़ा कोरल रीफ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। कोरल सी में है और ये आउटर स्पेस वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी 1981 में जो है वो मिला हुआ है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वी विल डू इन द लेटर ऑन। नेक्स्ट आते हैं ऑयल निकल सोर ऑन द फियर ऑफ द सप्लाई काउज। यहाँ पे ऑयल निकल सोर ऑन फियर, यहाँ इसका सप्लाई काउज हो रहा है, क्रिएट हो रही है, दिक्कतें आ रही है जिसके चलते प्राइसेस फिर से हाइक हो जाएंगे। ऑयल जंप टू 2008 हाई, ब्रेंट सर्जेस पास्ट $139 बैरल डॉलर पर बैरल। यूएस यूरोप रशियन इंपोर्ट बैन, इंपोर्ट वगैरह बैन लगा है जिसके चलते ऑयल निकल में काफी ज्यादा सप्लाई दिक्कत आती हुई दिखाई दी है। जो कमोडिटी की प्राइस है वो भी बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल बायर एंड ट्रेडर है स्क्रैम्बल टू सोर्स रॉ मटेरियल हिट बाय सप्लाई डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। निकल जो है वो 30% से, प्लैटिनम और गोल्ड जो है वो 2000 पर डॉलर का ब्रेक जो है वो यहाँ पे हुआ है, मतलब रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। वाइल ऑयल एंड वाइट वीट जंप 14 ईयर हाई, पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा हाई हुआ है। कारण रशिया यूक्रेन का इन्वेजन है ना, और स्वीप सैंक्शंस लगाए जाना ऑन द रशिया बाय द यूएसए और द जर्मनी एंड अनदर कंट्रियां, जिसके चलते आपके देश में इन्फ्लेशन काफी बड़ी तादाद में है। इसके अलावा हम लोग ऑयल लेड ग्लोबल रिसेशन की बात करें तो जो जेपी मॉर्गन एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि $185 पर जो है इस साल होगा, वाइल एनालिस्ट जो है ये भी कह रहे हैं कि ये 180 पर डॉलर तक भी बढ़ा जा सकता है, और ये अगर इतना बढ़ गया तो ग्लोबल लेवल पर रिसेशन आने की संभावना ज्यादा होती है। रिसेशन आता कब है? जब आपकी मार्केट एकदम से स्लो डाउन हो जाती है, गिर जाते हैं, बिल्कुल कोई परचेज सेल नहीं है, तो आप रिसेशन उस समय को कहते हो। ठीक है, समझ गए। इंडस्ट्रियल जो मेटल्स हैं जो कि लर्ज हायर हो रहे हैं, लेड बाय निकल सर्ज मोर देन 30%। इफ द पॉसिबल सप्लाई, रशिया थर्ड लार्जेस्ट मेटल प्रोड्यूसर है, तो आप अज्यूम करेंगे कि भाई जो प्राइसेस हैं वो बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। कॉल इंडिया के नॉट रिटेन लॉस मेकिंग माइंस ऑफिशियल। अब यहाँ पे जो लोग हैं कोयल माइनिंग को कंपटीशन के जैसे ले रहे हैं बजाय कि एनवायरनमेंट के ट्रीट करने में। Mining wave moved Coal India will not have a luxury to retain its loss-making mine while its aim to remain the competitive in the wake of the privatization of the coal block। कि अगर कोयल ब्लॉक को प्राइवेटाइज कर दिया तो गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा और बड़ी तादाद में लोग माइनिंग करेंगे बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो वही चीज है कि प्राइवेटाइजेशन को करना कोल ब्लॉक के, वो थोड़ा चिंताजनक यहाँ पे रहेगा। इन्होंने इंडिया विल हैव अ सरप्लस ऑफ कोल फॉर थर्मल पावर प्लांट बाय नेक्स्ट ईयर इवन दो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोइंग बाय द 6%। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी 6% बढ़ गई है, उसके बावजूद भी थर्मल पावर की जो सप्लाई है वो अच्छी नहीं है। रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कोल सेक्टर में मोर वाइब्रेंट और कंज्यूमर ऑफ के लिए, सो दैट की माइनिंग एक्टिविटीज पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो वो चीज है कि कोयल माइनिंग करने से, वैसे हम लोग कोयला देखें तो हमारे देश में झारखंड में सबसे बड़ी तादाद में मिलता है ये, है ना। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, इन एरिया के अंदर सबसे बड़ी तादाद में मिलता है ये। लेकिन कोयले को बहुत ज्यादा माइनिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिगिंग करनी होती है अर्थ को, और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर, जैसे अर्थक्वेक वाली प्रॉब्लम कह लो या और भी कोई प्रॉब्लम कई सारी आपको देखने को फिर मिलती है।
एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड एग्री फूड राइस 23% बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एग्री फूड है राइस हुआ है 23% से अप्रैल से जनवरी के बीच में, कंपेयर विद जो पहले फूड था उससे हमारा ये जो है वो बड़ा है, तो अपने लिए एक ये गुड न्यूज है। सील कवर जुरिस्प्रूडेंस इज अपीलिंग, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो देखो भाई क्या कहते हैं, मैं इसको जूम कर करके आपको फटाफट पढ़ा देती हूँ। केरला की हाई कोर्ट ने एक अपील आई थी, वहां पे एक मीडिया वन करके एक चैनल है और टेलीविजन चैनल है, उसको कोर्ट ने उस चीज की अपील को डिसमिस कर दिया, और उनका जो लाइसेंस है जो रिन्यू करना होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, उन्होंने रिन्यू करने से उस चीज को मना कर दिया। ठीक है, कारण क्या था उसको मना करने का? नेशनल सिक्योरिटी। हम लोग अगर देखें कि भाई एक तो मीडिया वन चैनल जो कि एक मतलब चैनल है एक तरीके से ऑनलाइन, वो बनाना हर एक के अधिकार में, कोई भी जो है वो इसे बना सकता है, ठीक है, बट गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड द पब्लिक ऑर्डर। फाइन, तो वही सेम चीज है जो गवर्नमेंट ने फिलहाल के केस में यहाँ पे किया है। The stand of the government was endorsed by the both the single and division benches. In this context, judgment set a dangerous precedent for the free speech right and procedural justice. यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उनका ये कहना है कि भाई हर एक बंदे को अधिकार है अपनी बात को बोलने का, स्पीच करने का, राइट प्रोसीजर, वो सब चीजें, तो हर एक को अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत आप लोग एक कोई भी डिजिटल चैनल भी बना सकते हो, उसमें आप स्प्रेड भी कर सकते हो। दूसरी चीज आपको बोलने का और एक्सप्रेस करने का योरसेल्फ, वो भी आपके पास अधिकार जो है वो आता है। सस्पेंडेड राइट क्या होते हैं? जब होल सेल ऑफ राइट हिटली बाय डायरेक्टली हिट बाय बैन, फर्स्ट इज द ऑब्वियस वन, द राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एक्सपैंडिंग, तो ये भी बंद हो जाता है अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आपके देश में हो तो। राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन, द राइट ऑफ एसोसिएशन ऑक्यूपेशन, आप जो भी बिजनेस चाहें वो आप कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन या एक्सपीरेशन, एसोसिएशन जो चाहें आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो दोनों अधिकारों का फिलहाल हनन जो है वो हो रहा है, ठीक है। All these rights altogether suspended by the executive, the only contingency in which right can be interfered by reasonable restrictions। देखो अगर आर्टिकल 19 के राइट्स को अगर आपने कुछ समय के लिए बैन करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बाय द एग्जीक्यूटिव, नॉट बाय अनदर वन, एग्जीक्यूटिव इन द सेंस सेम प्लस यूएम। यहाँ पे जो अधिकार है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, और रीजनेबल क्या है वो डिसाइड सिचुएशन करती है, तो इंटरफेयर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 के तहत, ठीक है। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं होता या हमें ऑफेंस हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी अच्छी नहीं हो रही है सबसे, तो वो ऐसा जो है वो जरूर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द ट्रबल emanating from media one judgment is that the state need not even show that its security is threatened, it can conveniently choose the sealed cover route। वही है कि स्टेट को दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे उनकी सिक्योरिटी हर्ट हो रही है, उनकी तो सिक्योरिटी हर्ट हो ही रही है। जुरिस्प्रूडेंस क्या है? सील्ड कवर एक अपीलिंग ट्रेंड हो रहा है यहाँ पे। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सिग्निफिकेंट सिंस इट होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे किया जा रहा है जिसके चलते जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, दे हैव टू बी आंसर टू द गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट कॉजेंटली आंसर ये सेक्शन, स्पेशली व्हेन फंडामेंटल राइट फ्री स्पीच वगैरह का वायलेशन होता है, तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे भी देखते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ये भी बार बार कह रहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव के एक्शन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और ये चीज ये हमारे बेसिक फीचर है संविधान का। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में लिखा गया है वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसको हम लोग हर हालत में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस में भी हम लोगों ने समझ लिया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अगर एग्जीक्यूटिव विश करते हैं टू लिमिट राइट, इन दिस केस सेंसर और स्पीच जो है वो इसके अंदर जो है नहीं आएंगी। फाइन। सील कवर की ये बात है कि मूवमेंट एग्जीक्यूटिव जो अटक करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, कोर्ट ऑफर परमिट देम बाय इन्फॉर्म जुरिस्डिक्शन इन ए सील्ड कवर, दीज रीजंस नो पार्टी के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं फिलहाल के लिए, बट जब आता है तब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कुछ चीजें क्या है भाई यहाँ पे जो दिक्कत कर रही है, एक तो फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है ना आर्टिकल 19 का, दोनों तरीके से, बोलने वाला भी और एसोसिएशन वाला भी। एक रेमेडी फॉर विक्टिम थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन द प्रोसेस नो टू अदर हैंड, दूसरी चीज जो एक जो आपको न्याय दिलाने वाली बात है वो भी हनन हो रहा है,
और जो प्रोसेस हो रहा है वो भी यहाँ पे दिक्कत जो है वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट का ये कहना है कि हर हालत में हम यहाँ पे पब्लिक राइट जो फंडामेंटल राइट है उसका आनंद नहीं कर रहे, पर हर हालत में नेशनल सिक्योरिटी पहले आती है। एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी है फॉर द सेंटर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूड, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्चुअली वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्चुअली वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू अब्सटेन फ्रॉम इट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिव्यू लीगैलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शन, एंड कोर्ट ने एग्जैक्टली यही बोल दिया है कि भाई आपको एक प्राइमरी फंक्शन जो है वो यहाँ पे रोल करना पड़ेगा। तो टॉप कोर्ट क्या कहती है, मीडिया वन केस माइट क्रिएट अ रियल प्रॉब्लम एरिया, मतलब कि भाई मीडिया वन चैनल है वो प्रॉब्लम करता है, लेकिन इन डीजी केबल कोर्ट reiterated the principle in the earlier judgment, हाई कोर्ट reiterate करता है whether the top court said in a situation of national security party can insist for the strict observance, अगर कोई भी चैनल कुछ भी चीज आप बनाते हो और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग सकती है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। सेकंड, जब थ्री जज बेंच पीगेसिस केस में सुन रहे थे तो उन्होंने भी स्टेटस गोट फ्री पास एवरी टाइम का ये बात नहीं बोली थी, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी मुद्दे को उठाया था। जब पीगेसिस की बात करते हैं हर एक के पास अधिकार है कुछ भी करे, नो हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी हमारी होती है, तो हम लोग उसको ध्यान में रख के ही जो है वो कोई भी कदम उठाएंगे। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल सबको जो है वो समझ में आया होगा, जो आर्टिकल 19 को डील करता है और आईबी मिनिस्ट्री के रोल को भी डील करता है। इसका जो एक हेडलाइन है सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस, मतलब एक प्रैक्टिस होती है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट की, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट एजेंसी से उनको मिल जाए, जो कि एक एनवेलप में होती है, और ये ओनली एसेस बाय द जज, मतलब सिर्फ जज ही उस चीज को जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो एनवेलप में होती है जिसको जज देखते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक लॉ ने सील्ड कवर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इतना ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के 12th राइट के अंदर ये चीज जो है वो आती है। फाइन, सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड नाउ आई हैव अ टू क्वेश्चन फॉर यू गाइस। कोरल रीफ से जुड़ा हुआ मुद्दा आया है, तो पहला क्वेश्चन, कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट अबाउट द कोरल रीफ? अंडमान, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, कहाँ पे कोरल रीफ आपको मिलते हैं? 1 2 3 2 4 1 3 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको डांस को मैच करना है, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगान जो है ये, एक मिनट, जो यक्षगान है वो कर्नाटक, तो कौन सा करेक्टली मैच है वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो आई होप कि चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। इफ नॉट गाइस सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए योर फेवरेट चैनल दैट इज स्टडी आईएएस। hit the like but बेल आइकन टू गेट ऑल द रीसेंट अपडेट। इवनिंग में हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, एंड इस क्वेश्चन क्लास के आंसर्स आप लोग जरूर दे देना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।